सेक्शन 112 टैक्स रेट इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। टैक्स रेट किसके अंदर? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के अंदर कैसे निकालते हैं? अगर एसेट जो है ट्रांसफर हुआ था बिफोर 23/7/2024 तो टैक्स रेट कितना था? और ऑन और आफ्टर कितना हो गया? 12.5%। कल हमने निकाला था, याद है आपको? लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया, हमने देखा कि अगर यहाँ पे इंडेक्सेशन वैल्यू नहीं बन रही तो इस वैल्यू के ऊपर कितना लगेगा? 12.5%। और पहले वाले पे कितना लगेगा? इस वैल्यू पे कितना लगेगा? 20%। समझ में आया? ये डेट वाइज चेंजेस थे। जरा देख रहे हैं इसका 20% करके कितना आता है? 12,51,100 का 20%। और इसका 40,20,000 का 12.5%। समझ में आया? टैक्स कितना लग रहा है? डबल लग रहा है एक तरह से। इसमें 2.5 लाख बन रहा था, इसमें 5। समझ में आया? इतना डिफरेंस है। तो भले ही रेट कम हो गया और डिफरेंस तो तब भी है। आगे सुनिएगा जरा। इफ द फॉलोइंग कंडीशन आर सेटिस्फाइड तो टैक्स जो होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे लगेगा 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर। इन दोनों में से लोअर की भी कंडीशन है क्या? कि भैया एसएससी ने एक रेजिडेंशियल इंडिविजुअल है या एचयूएफ है। दूसरा, वो इमूवेबल प्रॉपर्टी को सोल्ड कर रहा है। वो जो प्रॉपर्टी है वो उसने खरीदी थी 23/7/2। तो कहता है इन फॉलोइंग कंडीशन, इन कंडीशन में क्या होगा सर? 12.5% वाला विदाउट टैक्सेशन, 20% वाला विद टैक्सेशन। दोनों में से जो भी कम आएगा वो कब? अगर एसएससी जो क्या है? रेजिडेंट है, नंबर 1। नंबर 2, इमूवेबल प्रॉपर्टी सेल करी है। नंबर 3, वो प्रॉपर्टी उसने 23/7/2024 से पहले खरीदी थी। और चौथी कंडीशन क्या है? कि उसने बेचा है 23/7/2024 के बाद। अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन तो बनता है। आओ जरा सर, ये जो क्वेश्चन है ये बड़े मन से लिखा गया है। इंडेक्सेशन दीदी वो उस साल में खरीदा था, इस क्वेश्चन में आ जाएगा। मिस हनी एक्वायर अ हाउस प्रॉपर्टी कब खरीदी है बेटा? 22 नहीं है बेटा, 2 है। 2 जनवरी 2002 को मिस हनी ने एक प्रॉपर्टी खरीदी। कितने रुपए की खरीदी? 5 लाख रुपए की। फिर उन्होंने क्या करा? कुछ इंप्रूवमेंट करी। इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या करा भैया? उस प्रॉपर्टी के अंदर 16-17 प्रीवियस ईयर 16-17 में 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करी उन्होंने। वैसे 1.5 लाख होता ज्यादा अच्छा लगता। शी इनकर्ड सच प्रॉपर्टी ऑन 13 जनवरी 2000। भैया उसने ये ट्रांसफर कर दी, सेल कर दी। कब? 13 जनवरी 2026 को बेची है। कितने रुपए की बेची है? 5 लाख रुपए की बेची है। ये 5 लाख कुछ कम नहीं है, इसको 50 लाख करो। 5 लाख की खरीदी थी, 5 लाख की बेचेंगे, क्या होगा? इसको 50 लाख कर लो। ठीक है नहीं? अरे कुछ तो वैल्यू बढ़ गई होगी। प्रॉपर्टी की वैल्यू तो तभी बढ़ती है। देखो भले ही 2002 में खरीदी हो, इंप्रूवमेंट भी हुआ है तो वैल्यू तो बढ़ी जाएगी। हर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स 10 लाख रुपए की है। कैलकुलेट करो टैक्स लायबिलिटी मिस हनी की एज पर डिफॉल्ट टैक्स रिजाइन। ठीक है जी? आओ जरा इस क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं। सर कैपिटल गेन निकाल रहे हैं सबसे पहले विद इंडेक्सेशन। विद इंडेक्सेशन निकालते हैं तो भाई क्या आती है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मिल रहा है? 50 लाख माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस मिल, इसे हम क्या बोलते हैं? नेट कंसिडरेशन। कितना आ गया? माइनस इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ। कितने रुपए का खरीदा था? 5 लाख का खरीदा था। कब खरीदा था बेटा? 2002 में। 1 से 2 का 100 मल्टीप्लाई बाय इस साल बेचा है 16-17 वाला आएगा ना। इंप्रूवमेंट जब कराएंगे
मल्टीप्लाई 25-26 वाला लेगी ना, डिवाइड लेते हैं, ये भी ऐसे ही लेते हैं, खुली भी नहीं थी वो। 283515 आ गया, सबको आ गया। हर चीज का नाश मारना होता, पता नहीं क्यों। अब कैपिटल गेन विदाउट इंडेक्सेशन, उसमें क्या होगा सर? फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंस नील, ये आएगा 50 लाख। दिस इज कॉल्ड नेट कंसिडरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये 5 लाख, ये 2 लाख, कितना बचा? 43 लाख। ठीक है जी, यहाँ तक आ गया। लिख लिया भैया? कैलकुलेशन ऑफ टोटल इनकम। तो टोटल इनकम कितनी आएगी? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। कैपिटल गेन की इनकम कितनी निकलेंगे? 43 लाख। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कितनी आ रही है? 10 लाख रुपए। टोटल कितना आएगा? 53 लाख। कितना आ गया सर? ये उसकी टोटल इनकम बन जाएगी, क्योंकि डिडक्शन तो कुछ दे नहीं रखी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे हेडिंग डाल के, क्योंकि हमारा वो जो लोअर वाला पोर्शन है ना, वो यहाँ से शुरू है। कैलकुलेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस हनी। हनी की टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हैं। भाई मैंने बोला था वो टैक्स लायबिलिटी में हायर, बेचा तो उसने कब है? 13 जनवरी 2026 को उसने बेच दिया, तो 13 जनवरी 2026 को जितना बनता होगा वो ही लेंगे ना। जब टैक्स लायबिलिटी निकालेंगे तो दोनों में से लोअर लेंगे। तो यहां पे लिखेंगे टैक्स ऑन एलटीसीजी। टैक्स ऑन एलटीसीजी कितना होगा? नंबर ए है सर 12.5% ऑफ 43 लाख। बोलो हाँ या ना, बताओ जरा कितना आता है 12.5%? 537500। और बी क्या है? 20% ऑफ किसका? जो पहले आ रहा था 2835152। 2835152। हाँ जी, कितना आ रहा है? 56703। दीदी विच एवर इज लोअर? 5 क्या आ रहा है? 53750। बोलो बात समझ में ही नहीं। अब एक बात सोचो, टोटल 53 लाख है, 43 लाख का तो काम हो चुका। 43 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? 53750। रिमेनिंग बैलेंस पे क्या लगेगा? टैक्स ऑन बैलेंस इनकम। बैलेंस इनकम कितनी बची? 10 लाख। अब 10 लाख पे स्लैब लगेगी, कौन सी वाली? 4 लाख वाली। तो क्या लिखेंगे? अप टू 4 लाख। कितना? नेक्स्ट 4 लाख कितना लगेगा? 5% कितना आता है? अब कितना रह गया बैलेंस? 2 लाख पे कितना आएगा? टोटल कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा 40,000। तो बेटा ऊपर वाला
यहाँ लिख रहा हूँ टोटल, ऊपर वाला इसके आगे लिख रहा हूँ ए और इसके आगे लिख रहा हूँ बी। टोटल ए प्लस बी कितना आ गया 577500। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? ये आ गया। अब इसमें क्या जुड़ेगा बेटा? ऐड सरचार्ज। सरचार्ज क्यों नहीं लगेगा दीदी? तो उसकी इनकम देखो 50 लाख रुपए से ऊपर बैटरी नहीं है, बैटरी 10%, 57,750। ठीक है, अब जो वैल्यू निकल के आएगी कितनी आएगी? 635,250। सर इसमें ऐड होगा हेल्थ एजुकेशन सेस 4%। बताओ जरा कितना आएगा? 660। अब ये डिफरेंस तो बता दो कितना आ रहा है? 4%। 2410। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। ये उसकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी। आया भाई साहब? ऐसे निकलेगी भाई टैक्स लायबिलिटी। कुछ क्लियर है या सर के ऊपर से चला गया? आ गया? बात सुनिएगा आगे। देखो जरा, ये सारी बात को शॉर्ट में बताया हुआ है। सर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट ट्रांसफर हुआ है बिफोर 23/7/2024, ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23/7/2024। तो कैलकुलेशन जब हम कैपिटल गेन की करेंगे तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल होगा, लेकिन वहां पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट अवेलेबल नहीं होगा। लेकिन जब हम कैलकुलेट करेंगे टैक्स लायबिलिटी को तो यहाँ पे सीधा 20% लग जाएगा। लेकिन अगर उसके बाद हो रहा है तो क्या होगा? टैक्स रेट 12.5%। कब लगेगा? अगर वो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल है, प्लस इमूवेबल प्रॉपर्टी है, प्लस एक्वायर 23 से 24 से पहले। तो इस केस में क्या होगा? 12.5% विदाउट टैक्सेशन, विदाउट इंडेक्सेशन, और 20% विद इंडेक्सेशन, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर, दोनों में से लोअर होगा बोलेंगे। ये ऊपर वाले क्वेश्चन अगर आपने किया है तो ये उसकी समरी है कि कैसे कुछ करना है। सर जरा आगे बात सुनिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कहता है कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो कहता है नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर। नॉर्मली हम क्या करते हैं? टैक्स कब कैलकुलेट करते हैं? जब वो चीज ट्रांसफर होती है। बट इन केस कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, ट्रांसफर टू प्लेस इन ईयर ऑफ कन्वर्जन। जिस साल हमने कन्वर्जन किया उसी साल हम टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। जिस साल वो बिकेगा उस साल तक का वेट नहीं करेगा। हाउएवर टैक्स जो होता है वो पे किया जाएगा उस साल में जिस साल वो एसेट बिकेगा, स्टॉक इन ट्रेड बिकेगा। इन दिस केस इनकम जो होती है ना, दो पार्ट्स में बढ़ जाती है। कौन कौन से पार्ट है सर? पहले कैपिटल गेन निकालेंगे। कब निकालेंगे? वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, किस साल का? फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन कन्वर्जन हुआ वो, अगर उस टाइम कोई खर्चे हुए थे वो, इंडेक्सेशन करना है या नहीं करना, ठीक है, वो उसके हिसाब से लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ भी आ सकता है। और हमारी अब पीजीपी भी, बीपी इनकम भी आ जाएगी, क्योंकि अब वो हमारा स्टॉक इन ट्रेड है, तो बेचेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा, माइनस वही फेयर मार्केट वैल्यू जो ऊपर थी वो आई, तो ये पीजीपी इनकम कहलाएगी। आइए जरा इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं। नंबर 2 कहता है एक्स ने कन्वर्ट करे हैं अपने कैपिटल एसेट जो कि खरीदे थे उन्होंने 10 जून 2004 को, कितने रुपए के? 60,000 रुपए के, इनटू स्टॉक इन ट्रेड 10 मार्च 2025 को।
फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन हमने कन्वर्ट करी है उस दिन 5.5 लाख रुपए रहती है। सर वो बेचे जाते हैं 10 जून 2025 को 6 लाख रुपए के। डिस्कस करो कैसे इसका टैक्स ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। तो भाई हम क्या करेंगे, मिस्टर एक्स, ठीक है, प्रीवियस ईयर कौन सा लेंगे सर, 25 से 26 का, उसमें फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना मानेंगे सर, जिस दिन कन्वर्ट किया था फेयर मार्केट वैल्यू क्या थी 5.5 लाख रुपए, माइनस क्या आएगा, ट्रांसफर नील है, तो 5.5 लाख रुपए क्या आ जाएगी, अब सर ये सोचो ये हमने 2004 में खरीदा है तो इंडेक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। सर इमूवेबल प्रॉपर्टी पे नहीं मिलता, इस पे तो मिलेगा। तो माइनस इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने का खरीदा था भाई, ये खरीदा था 60,000 रुपये का। कब खरीदा था, 2004 में, 10 जून 2004 को। तो 2004 से 5 का बताओ जरा कितना आ रहा है, 113 मल्टीप्लाई बाय कितना आएगा, 376 क्यों आएगा, ये बेटा कन्वर्ट हुआ है ये मार्च 2025 में, तो 24-25 का बताओ कितना दे रखा है, 363 192,743। सर ये इसको माइनस कर दो, बताओ जरा कितने का, नहीं 357,257 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया ये। अब बेटा क्या होगा, क्योंकि ये सामान ना इसने बेचा अगले पीरियड में है, तो अब मिस्टर एक्स वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्या आ जाएगा, 26 से 27। अब ये उसकी पीजीवीपी इनकम आनी है, बेचा कितने का ये, सेलिंग प्राइस ऑफ स्टॉक कितने का बेचा, 6 लाख रुपए का बेचा। उसमें से माइनस करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू ऑन कन्वर्जन, कितनी दी, 5,50,000 रुपये दी। तो बेटा 50,000 रुपये का क्या आ गया, ये पीजीवीपी इनकम हुई। बोलो कहानी समझ में आई या नहीं आई। डेट ऑफ कन्वर्जन, कन्वर्जन की तारीख जो क्वेश्चन में दी हुई है वो दी हुई है 10 मार्च 2025। और सर जब ये बेचा गया है, डेट ऑफ सेल, सेल हुआ है 10 जून 2025 को। दैट्स वाई प्रीवियस ईयर हमारा चेंज हो रहा है। समझ में आया नहीं आया, नहीं मैंने कुछ गलत लिखा है। ये 26 से 27 में ही कैलकुलेट होगा, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम रहेगी। हमने देखो अभी यहाँ पे ना ये पढ़ा, मेरी बात सुनना जरा, क्या पढ़ा है ये पढ़ना दोबारा। नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स इक्वल होगा ईयर ऑफ ट्रांसफर, लेकिन जब कन्वर्जन होता है एसेट का स्टॉक इन ट्रेड में, तो कहता है ईयर ऑफ कन्वर्जन, है ना, तो हम क्या करते हैं, ट्रांसफर जो होता है टू प्लेस इन द ईयर ऑफ कन्वर्जन। हाउएवर टैक्स जो पे किया जाता है किस साल में पे किया जाता है, जब टैक्स वो बिक गया, स्टॉक बिक गया। अब सर बिका कब है, बिका तो नीचे वाले पीरियड में है, अगर मैंने ऊपर कैलकुलेट कर दिया तो वो उसी पीरियड में टैक्स पे हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, पे कब होना चाहिए, इस पीरियड में, तो इसको कितना लिखेंगे, बस ये करना है।
बाकी सारी चीजें सही हैं। 26 से 27। अच्छा एक चीज और सर, क्या ये 636 ही आएगा? क्या ये 636 ही आएगा? हाँ, क्योंकि ये कौन सा होता है? ईयर ऑफ कन्वर्जन, ईयर ऑफ कन्वर्जन, ये यही आएगा। सर मैं आया नहीं आया? अब टॉपिक क्लियर है? अब कहीं से कोई दिक्कत नहीं लग रही है? चलो जरा क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 5, प्रीति ने परचेज करा एक लैंड एट अ कॉस्ट ऑफ 10 लाख रुपए इन फाइनेंशियल ईयर 1982-83 में, held the same as her capital asset till 31 मार्च 2023। सर 82-83 में रखा है और उसने क्या करा, उसको कैपिटल एसेट ही बनाए रखा है 31 मार्च 2023 तक। प्रीति ने रियल एस्टेट का बिजनेस स्टार्ट करा और 1 अप्रैल 2023 को उसको कन्वर्ट करा दिया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में, और बिजनेस विद फेयर मार्केट वैल्यू जिस दिन ने करी तो उस दिन थी 150 लाख। ठीक है, 10 लाख की चीज़ कितने की हो गई? 1.5 करोड़ रुपए की। आगे बोलता है फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ लैंड 1/4/2001 में कितने का था? 9,30,000 रुपये का था। आगे लिखा हुआ है उसने 20 फ्लैट बनवाए इज इक्वल साइज, क्वांटिटी एंड डायमेंशन। ठीक है जी, क्वालिटी एंड डायमेंशन पे, क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पे और डायमेंशन में सारे सेम थे। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन हर फ्लैट की कितने की आई? 8 लाख रुपए की आई। कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है दिसंबर 2025 में। उसने 15 फ्लैट बेच दिए 20 लाख रुपए का एक के हिसाब से। रिमेनिंग 5 फ्लैट जो है ना उसके पास अभी भी स्टॉक में पड़े हैं 31 मार्च 2026 को। उसने इन्वेस्ट करे 50 लाख रुपए बॉन्ड्स में, इशू बाय REC लिमिटेड। सर ये बॉन्ड्स की हमें ना डिडक्शन मिल जाएगी। कंप्यूट करो क्या, कैपिटल गेन, बिजनेस इनकम, और बस यही बोल रहा है। और सर नीचे सारी चीज़ें हमें दे रखी हैं, जैसे इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है ना, कॉस्ट ऑफ इंडेक्सेशन फाइनेंशियल ईयर, ऐसे करके पेपर में आता है सर ये क्वेश्चन। ठीक है जी, गिवन होता है ये क्वेश्चन। आओ जरा ऐसे करना शुरू करते हैं। तो सर कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन फॉर मिस प्रीति, मैं लिखना चाहता था वो लिख दूं, कबीर सिंह प्रीति। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जल्दी बताओ कितना आ रहा है भाई? 1 करोड़ 50 लाख हमसे तो ये बोला जाएगा, आपसे वो नहीं बोला जाएगा जो आप बोल रहे हो। 150 लाख। 6 इसे सिद्धार्थ के साथ डेढ़ पढ़ने के लिए ट्रांसफर एक्सपेंस नहीं लाएंगे। डेढ़ 150 लाख आ गया। माइनस सर इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब मेरे को बताओ जरा कितना लेंगे? पहले बताओ 10 लाख रुपए उसकी, सुन लो, 10 लाख रुपए उसकी वैल्यू थी और 1/4 उसकी वैल्यू 9,30,000 हो जाती है। विच एवर इज हायर लेते हैं दोनों में से। मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? कॉस्ट कितनी थी? 10 लाख, और 1/4/2001 को उसकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी रह गई है? 9.3। तो हायर क्या होगा? 10 लाख लेंगे।
तो इधर बैठना है, यहाँ पे खाली तो है भाई, यहाँ क्यों नहीं आती? अरे आप छोड़ो ना। एडिटिंग नहीं करोगे आप? नहीं करूँगा। हाँ सीधा पढ़ाओ। नहीं इग्नोर मारो, ठीक है ये ना। सर 10 लाख डिवाइड करेंगे किससे? क्योंकि 100 उससे पहले का तो है ही नहीं हमारे पास। मल्टीप्लाई बाय सर यहाँ पे क्या आएगा? हमने उसे कन्वर्ट कब किया है? 1 अप्रैल 2023 को कन्वर्ट करा था स्टॉक इन ट्रेड में। 348 चार्ट कितना आ रहा है? 348 चार्ज। ठीक है जी, माइनस करो। 115240। आईसी बोलिए भैया इम्प्रूवमेंट कुछ करा ही नहीं है अभी तक। ठीक है सोल्ड है रेट रुपए टैक्स। तो सर अब एक बात बताओ, कैपिटल गेन कितना कैलकुलेट होगा? कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा इन प्रीवियस ईयर 25 से 26 में कितना होगा? तो पहले वाला कौन सा है? 1,15,20,000 जो है, ठीक है, अगर ये 20 की वैल्यू है तो 15 का, क्योंकि 15 बिके थे ना उसके पास। बताओ जरा कितने निकल के आ रही है? 86,482 ये आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे? एग्जम्पशन देंगे। जो उसने पैसा वहाँ पे लगाया था REC लिमिटेड में, बॉन्ड्स इशू हुआ है REC लिमिटेड, आपके बाद तो एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54 EC की मिलती है। कितने के पैसे लगाए थे उन्होंने? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए की एग्जम्पशन दे दो। बाकी कितना बचा? 36,40,000। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया ये। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया। बोलो। बताने के लिए आ गए। ये कौन सी टेक्स्ट आ रही है? भाई मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। पहले ये बताओ, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपको दिख रहा है कितना था? 150 लाख। अब 150 लाख का यूज़ करते करते हमने निकाल लिया कि ये वैल्यू बन रही थी। ये वैल्यू तो टोटल 20 फ्लैट के लिए बन रही है ना, तो हम बोलेंगे 20 में से 15 बेचे तो 15 की वैल्यू कितनी बनी? ये बनी। उसमें से एग्जम्पशन कितनी की मिलेगी? इतने की। ये हमारा कैपिटल गेन हो गया। और हर क्वेश्चन में नए एग्जाम्स आने याद नहीं पड़ेगा। दीदी ये अभी पढ़नी है, इसी चैप्टर की है ये। डिडक्शन नहीं है, ये एग्जम्पशन है। ये इस चैप्टर से बिलोंग करेगी भाई, इस चैप्टर में अभी आएगी। क्या ये बात समझ में आई? अब क्या होगा? हाँ, अब पीजीपी इनकम निकालेंगे। पीजीबीपी बताओ जरा। सेल कंसिडरेशन सर 15 फ्लैट बेचे, 20 लाख रुपए का एक था, शायद 3 करोड़ रुपए आ जाएगा। ठीक है, 3 करोड़ लेस कॉस्ट। कॉस्ट कितनी आएगी सर? वही इनकी कॉस्ट कितनी बैठ रही थी? 1,15। ठीक है जी।
एक मिनट, कॉस्ट ये नहीं बैठेगी, चार कॉस्ट आएगी 150 लाख का 3/4। क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्या? 1125 1 1125 1125 4 माइनस कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 15 बनवाए हैं, 15 फ्लैट बनवाए हैं ना। एक फ्लैट कितने का बना था? 8 लाख का। तो ये कितना हो गया? 1,20,00,000। इसको माइनस करो दोनों को। 6750 67 लैख 50,000। ये हमारी पीईपी इनकम हो गई। ये कॉस्ट का लाना क्या करे? हां ठीक है। दीदी 3/4 कैसे करा है? सवाल ये है, क्या करा है? नहीं वही पूछ रहे हैं कैसे करा है सेम बात है। दीदी? 150 लाख में कितने फ्लैट थे? डिवाइड बाय 20 लिख दो, मल्टीप्लाई बाय 15 लिख दो, आ जाएगा 3/4। पहले वैसे ही लो। स्टार्ट हुआ। सीधे सीधे ही दूंगा। लो, इसकी जगह 15 डिवाइड बाय 20 कर लूँ, खत्म। हां पुट लिखो नोट, एज पर सेक्शन 45 और सेक्शन 2 in case of conversion of capital asset into stock in trade, stock in trade, comma, transfer took place in the year of conversion, but the capital gain is taxable in the year in which the stock in trade is sold in the present question प्रीति सोल्ड 15 फ्लैट्स। ठीक है जी। इन प्रीवियस ईयर 25-26, सो proportional capital gain ठीक है जी। कैपिटल गेन टैक्सेबल होगा इन प्रीवियस ईयर 2025 से 26। बात समझ में नहीं? ये नोट नंबर 1 हो गया। दूसरा नोट लिखिएगा जरा। इफ एनी एसेट एक्वायर्ड हुआ है बिफोर 1/4/2001, देन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन shall be actual cost,
कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगा वो क्या होगा, एक्चुअल कॉस्ट होगा, और फेयर मार्केट वैल्यू एज ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, whichever is higher in the present an actual cost is 10 lakh that is higher than fair market value 1/4/2001 that is 9,30,000. So we have to consider rupees 10 lakh. ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो यहीं तक है. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट्स. कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट. व्हाट इन बाय कंपल्सरी एक्विजिशन? हम कैपिटल एसेट को एक्वायर कर रहे हैं. ठीक है जी. तो इसके अंदर लिखिएगा सर, नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स इज इक्वल टू ईयर ऑफ ट्रांसफर. सर नॉर्मली क्या होता है, ईयर ऑफ टैक्स किसके इक्वल होता है, ईयर ऑफ ट्रांसफर. बट इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ capital asset comma transfer took place in the year in which the asset is compulsory acquired but capital gain is taxable in the year in which compensation is received. बेटा देखो कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट हमारे कोई एसेट को टेक ओवर कर लेती है. गवर्नमेंट कहती है ये जगह मेरे को चाहिए, मेरे को यहाँ से फ्लाईओवर निकालना है, ब्रिज निकालना है, मेट्रो निकालनी है. या कई बार क्या होता है दीदी, सड़क चौड़ा और रोड को चौड़ा करना चाहते हैं तो भैया दोनों साइड से जगह
ली जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हाँ हाँ, जिन जिन की प्रॉपर्टी होगी उस रोड पे गवर्नमेंट उनको क्या करेगी, कॉम्पनसेशन पे करेगी। क्या करेगी, कॉम्पनसेशन पे करेगी। तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, इसे हम बोलते हैं कंपल्सरी एक्वायर्ड एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट। गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली वो प्रॉपर्टी। तो कहता है नॉर्मली ईयर ऑफ टैक्स जो होता है ना, वो ईयर होता है जिसमें हमने बेचा। लेकिन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ कैपिटल एसेट, ट्रांसफर जो होता है टुक प्लेस इन द ईयर इन विच एसेट इज कंपल्सरी एक्वायर्ड। सर यहाँ पे जो ट्रांसफर जो होता है वो किस साल में लिया जाता है, जिस साल में एसेट जो है कंपल्सरी एक्वायर किए जा रहे हैं। बट कैपिटल गेन इज टैक्सेबल होता है इन द ईयर इन विच कंपनसेशन इज रिसीव। कैपिटल गेन किस साल में कैलकुलेट होगा, जिस साल में कंपनसेशन हमें रिसीव हो रहा होगा। सर कंपनसेशन रिसीव नहीं हो रहा तो कैपिटल गेन कैलकुलेट नहीं होगा। सर यहां तक बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो, टॉपिक क्लियर है। अच्छा अब जरा मैं बात करता हूं किसकी, इसमें कैलकुलेशन सर कैसे कैसे होती है। सर पार्ट ए ये भी किसके लिए, फॉर इनिशियल कॉम्पनसेशन। इनिशियल कॉम्पनसेशन ये कैसे निकालेंगे बेटा, आप जानते हो ना, ये क्या होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन। यहां पे जो अमाउंट आएगा वो बेसिकली कौन सा आएगा, इनिशियल कॉम्पनसेशन आएगा। उसमें से क्या माइनस होते हैं, ट्रांसफर के एक्सपेंस, वो इसमें से हम माइनस कर देंगे। अब जो आंसर आता है उसे हम क्या बोलते हैं, नेट कंसीडरेशन। उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस होगा या इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, फिर माइनस क्या होगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होगा या इंडेक्सेशन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। ये दो चीजें इसमें से माइनस होती हैं। तो जो आंसर निकल के आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। बोलो बात समझ में ये नहीं आई। फिर इसके बाद हम एक पार्ट बी भी बनाएंगे। पार्ट बी किसका है, फॉर एडिशनल कॉम्पनसेशन। फॉर एडिशनल कॉम्पनसेशन तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन में जितना भी हमें एडिशनल कॉम्पनसेशन मिला होगा वो, ठीक है जी। माइनस करेंगे इसमें से क्या, लीगल चार्जेस या लिटिगेशन भी कह सकते हैं इसे हम, लिटिगेशन चार्जेस, ये इसमें से माइनस कर देंगे और जो आंसर निकल के आएगा वो आंसर क्या कहलाएगा सर, शॉर्ट टर्म कहलाएगा या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा। बस इतना ही है सर, शॉर्ट टर्म कहलाएगा या लॉन्ग टर्म कहलाएगा कैपिटल गेन का। हाँ जी हो गया बेटा, मेरी बात सुनना। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट ने आपकी दुकान जगह ले ली, कॉम्पनसेशन देगी, बोलो हाँ या ना। हो सकता है उस कॉम्पनसेशन से मैं सेटिस्फाइड हूं, हो सकता है उस कॉम्पनसेशन से मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। अगर मैं उस कॉम्पनसेशन से सेटिस्फाइड हूं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल कॉम्पनसेशन। जितना भी मिलेगा उसमें अगर हमारा कोई खर्चा हुआ है वो माइनस हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा, जैसे ऐसे करते थे। लेकिन अगर हमें लगता है कि नहीं यार हमें तो और कॉम्पनसेशन चाहिए था, अब गवर्नमेंट के पास जाओगे, गवर्नमेंट से कहोगे गवर्नमेंट आप हमें कॉम्पनसेशन कम दे रहे हो, गवर्नमेंट तुम्हारी सुनेगी क्या, बोलो नहीं सुनेगी। तो गवर्नमेंट तुम्हारी नहीं सुनने वाली भाई, गवर्नमेंट की नजर में तुम कुछ भी नहीं हो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, तुम कोर्ट में केस करोगे और कोर्ट को अगर ठीक लगेगा तो शायद वो तुम्हें कोई एडिशनल कॉम्पनसेशन दिला दे।
तो जब तुम एडिशनल कॉम्पनसेशन के पात्र बनोगे तो तुम्हारे कोई लीगल चार्जेस, लिटिगेशन एक्सपेंस आएंगे या नहीं आएंगे? कोर्ट के एक्सपेंसेस वो इसमें से माइनस करने होंगे, बाकी सारा टैक्सेबल हो जाएगा। सर ये कैसे पता चलेगा ये शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? बेटा इसका नेचर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म का यही वाला रहेगा जो ये वाला रहा होगा। सर लेकिन ये किस साल में टैक्सेबल होगा? बेटा जिस साल में जाके मिलेगा। इसका मतलब क्या है, मान लो तुम्हें 25-26 में तुम्हारी प्रॉपर्टी चली जाती है, तुम्हें 8 करोड़ रुपए मिल गया वहां से कॉम्पनसेशन, लेकिन तुम्हें लगता है नहीं जी मेरे को तो 12 करोड़ मिलना चाहिए था, तुमने केस डाल दिया, 8 करोड़ तो अभी ले लिया। सर 25-26 में 25-26 की कैलकुलेशन तो हो जाएगी, बोलो हाँ या ना? लेकिन जब आप किस पे पहुंचोगे, केस होएगा, 2-4 साल निकल गए, मैं कह रहा हूं आपको 30-31 में जाकर के मिला एडिशनल, तो जो 30-31 में जाके मिलेगा उसके ऊपर भी ये जो यहाँ पे कैलकुलेट हुआ था वही आएगा। समझ में आया नहीं आया? एससीसीडी में होगा तो वो भी शॉर्ट टर्म भी होगा। हाँ, यहाँ पे शॉर्ट टर्म था तो वहां पे भी शॉर्ट टर्म होगा, यहाँ पे लॉन्ग टर्म था तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म होगा। हाँ वो 30-31 में जो होगा। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बेटा अभी तो टैक्स तो तब जाता है ना, देखो ऊपर की हेडिंग पढ़ो पहले, जो मैंने उससे पहले लिखवाया था आपको। नॉर्मली टैक्स जो है किस साल में कैलकुलेट होता है? जिस साल में बिकता है। लेकिन इन केस ऑफ कंपल्सरी एक्विजिशन कैपिटल एसेट में ट्रांसफर टुक प्लेस इन द ईयर इन विच एसेट इज कंप्लीटली कंपल्सरी एक्वायर्ड। हम ट्रांसफर तो उस साल में मान लेते हैं जिस साल में सामान ले लिया उन्होंने हमसे, लेकिन कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होता है किस साल में होता है? जिस साल में कॉम्पनसेशन रिसीव हुआ। सर वो साल तो अलग हो सकता है ना। सर जमीन तो आपसे आज ले ली, कॉम्पनसेशन 2 साल बाद जाके दिया, फिर उसके ऊपर एडिशनल कॉम्पनसेशन 4 साल बाद जाके दिया, तो जिस 4 साल बाद मानेगा। हाँ, समझ में आया नहीं आया? टॉपिक क्लियर है? चलो नई बात पढ़ते हैं अब इसमें। सर compensation received in इंस्टॉलमेंट। कॉम्पनसेशन जो है ना आपको रिसीव हो रही है, किस में हो रही है? इंस्टॉलमेंट में हो रही है। तो कैसे करना है मेरे भाई, सुनिएगा जरा। तो कहता है सबसे पहली बात, इनिशियल कॉम्पनसेशन। इनिशियल कॉम्पनसेशन कैसे होगा? इफ इट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, अगर ये रिसीव हो रहा है हमें किस में? इंस्टॉलमेंट में, देन टोटल इनिशियल कॉम्पनसेशन टैक्सेबल होगा इन द ईयर इन विच फर्स्ट इंस्टॉलमेंट is received. First installment is received. B part है enhanced. enhanced मतलब additional compensation. बेटा एडिशनल कॉम्पनसेशन में क्या होगा? इफ इट इज रिसीव्ड इन इंस्टॉलमेंट, देन इट इज टैक्सेबल एज एंड when received.
सर अगर रिसीव हुआ होगा इंस्टॉलमेंट में देन इट इज टैक्सेबल, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा कब? जब ये रिसीव होगा। इसके बाद एक नोट लिखिएगा, इफ इंटरेस्ट इज रिसीव्ड ऑन लेट कॉम्पनसेशन, अगर हमें लेट कॉम्पनसेशन पे कोई इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, देन सच इंटरेस्ट इज टैक्सेबल अंडर IFOS। IFOS मतलब समझ गए क्या, या पूरा लिखूं? शक्लों ने बता दिया तुम्हारी। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। In the year in which it is received, तो टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा? जितना हमारा इंटरेस्ट रिसीव होगा उसका 50%। बेसिकली 50% जो है ना वो स्टैंडर्ड डिडक्शन है। अंडर सेक्शन 5757। सुनिएगा जरा, क्वेश्चन नंबर 7, गवर्नमेंट जो है ना कंपलसरी एक्वायर कर रही है लैंड ऑफ मिस्टर शिवम इन अप्रैल 2020 एंड पे कर रही है कॉम्पनसेशन 20 लाख रुपए का जून 2025 में। सर यानी मैं कब कैलकुलेट करना शुरू करूंगा? 25 से। द लैंड जो है वॉज एक्वायर्ड बाय मिस्टर शिवम इन जून 2004। कितने रुपए की खरीदी थी? 12 लाख रुपए की खरीदी थी। He had filed an additional compensation through court, और कोर्ट ने उन्हें 18 लाख रुपए अलग से दे दिए, लेकिन इस अमाउंट को पाने के लिए रिसीव ओनली ड्यूरिंग मई 2026। सर ये पैसा कब मिला है? मई 2026 में मिला है। कंप्यूट करो टैक्सेबल कैपिटल गेन फ्रॉम द अबव, रेलिवेंट असेसमेंट ईयर बताना है, एक्सपेंसेस बताने हैं, कंपल्सरी एक्विजिशन है ना। कितने रुपए का लिया था जो गवर्नमेंट ने? 30,000 रुपए का, बट ऑब्टेनिंग एनहेंस कॉम्पनसेशन वाज 1 लाख रुपए। ये खर्चे बता रखे नहीं थी, खर्चे कितने कितने के हुए? 30,000 रुपए के हुए और एनहेंस कॉम्पनसेशन पे 1 लाख रुपए खर्चा हुआ है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? चलो आओ जरा इस क्वेश्चन को करके देखते हैं। तो बेटा कैसे शुरुआत होगी हमारी? यहां पे लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन। कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन किसके लिए? ऑफ मिस्टर शिवम। अब भाई उसको कॉम्पनसेशन कब मिला है? सर जल्दी बताओ कॉम्पनसेशन मिला कब है? 20 लाख रुपए जून 2025 में मिले हैं। यानी मैं प्रीवियस ईयर कौन से बात करूंगा? सर 25 से 26 की बात करूंगा। सबसे पहले किससे बात होगी? प्रीवियस ईयर 25-26। सर क्या क्या आता है? सबसे पहले क्या आता है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। कितना लिखूं बेटा उसे? 20 लाख रुपए लिख दो। बोलो हाँ या ना। उसमें से माइनस होंगे क्या?
ट्रांसफर एक्सपेंसेस कितने रुपए के खर्चे हैं सर? इस पे तो 30,000 रुपए का खर्चा है, तो कितना बचेगा? 19,70,000। बोलो हाँ या ना? 19,70,000 रुपए का खर्चा हमारा बच जाता है। अब इसमें से माइनस करेंगे क्या? इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितने रुपए का होगा बेटा? सर वो खरीदा कितने का था उन्होंने? 12 लाख रुपए का खरीदा था। कब खरीदा था सर? 2004 में खरीदा था। तो 4/5 का बताओ जरा इंडेक्सेशन वैल्यू कितनी आती है? 4/5 की 113 है, मल्टीप्लाई बाय बेटा गवर्नमेंट ने एक्वायर कब किया है? अप्रैल 2020 में एक्वायर किया है। तो 2020 से 21 की कहानी में बताओ जरा कितना आता है? 301। 20 से 21 की कहानी में कितना है? 301। जरा इसको सॉल्व करके बताओ कितना आ रहा है? 1 मिनट दीदी। 3196,460। ये फिगर कुछ ज्यादा बड़ी नहीं बन गई? यही आ रही है। चलो तो भाई माइनस करके बताओ जरा क्या आ रहा है? 3185,840। नहीं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस हो रहा है अब हमारा। कितने का नेगेटिव आ रहा है? 165,035,40। भाई इन दोनों इसमें से इसको माइनस नहीं कर पा रहे थे। 1226,460। ऐसे ही होता है। 1226460। 1226460। बोलो आया नहीं आया? अब दीदी को ये बात समझ में नहीं आई कि सर ये क्या किया है। दीदी ये होती है इंडेक्सेशन। इंडेक्सेशन में हम डिवाइड करते हैं जब खरीदा। ये खरीदा कब है? 2004 में। तो 2004 से 5 का इंडेक्सेशन वैल्यू कितनी होगी? ये क्वेश्चन में सबसे लास्ट लाइन में लिखी हुई है कि इंडेक्स वैल्यू 2004-5 की कितनी थी? 113। और ये वाला जब कब आता है? जब ऑर्डर पास हुआ। जब ऑर्डर पास हुआ तो वो लिखा हुआ था अप्रैल 2020 में। तो यानी 20 से 21 का हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। इंडेक्सेशन वैल्यू ऐसे निकलती है। क्या बात समझ में आई या नहीं आई? बोलो। अच्छा अब सर हमें ना 18 लाख रुपए का कॉम्पनसेशन और मिला था। ये मई 2026 में मिला है जाके। कब मिला है? हाँ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे फिर से? कब? कौन से वाले का? कंप्यूटेशन ऑफ कैपिटल गेन ऑफ मिस्टर शिवम। कब का निकालेंगे? प्रीवियस ईयर। अब क्या आएगा सर? 26 से 27। फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन कितना आ रहा है बेटा? 18 लाख रुपए आ रहा है। बोलो हाँ या ना? माइनस बेटा उसके कुछ लीगल चार्जेस थे। कितने के थे? 1 लाख रुपए का खर्चा उनने किया था। यहाँ पे कितने बचे? 17 लाख। कितने बचे? 17 लाख। अब भैया उसमें से पुराना जो हमारा लॉस चला आ रहा है उसको सेट ऑफ कर दो, क्योंकि ये तो लॉस है ना हमारा। माइनस कर दो बॉट फॉरवर्ड लॉस, वो भी प्रीवियस ईयर कब का सर? 25 से 26 का। तो पिछले साल का जो लॉस है हमारा वो कितने का है? 12, 26, 460। ये बेटा इसमें से माइनस हो जाएगा तो एग्जैक्ट फिगर बताओ कितने रुपए की बनी?
47 354 सर ये हमारा क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? मैंने बोला था जो ये लॉन्ग टर्म होगा यही वाला लॉन्ग टर्म आएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? अगर मैं पूछ रहा हूँ अगर क्या गेन होता है लॉस हो जाए तो लॉन्ग टर्म में तो इतना सुना तो क्या कहीं नहीं, वो फिर कुछ होता ही नहीं ना, कुछ नहीं होता है लॉस है तो बस वो वहीं पे खत्म हो जाता है। लॉस आया इसलिए वो वहां से माइनस हो रहा है, समझ में आया? अगर ये प्रॉफिट आता हाँ तो क्या होगा? तो इसको ऐसे ही छोड़ देते, उसको वहां पे छोड़ देते, खत्म लीगल चार्ट माइनस होता है बस। बस। तो मेरे को 2 नोट और लिखवाने हैं भैया, 2 नोट और लिखवा लेते हैं। इससे यार तो उसको है, साइड में हाँ जी, नेचर ऑफ कैपिटल गेन, नेचर ऑफ कैपिटल गेन on additional compensation, on additional compensation depends upon nature of capital gain on original compensation. If capital gain on original compensation is long term, then capital gain on enhanced compensation shall be long term as well. सर जो मैं आपको बात बोल रहा था वो लिख दी गई है कि वो एनहेंस कॉम्पनसेशन में काउंट होती है। एक और नोट लिखिएगा, if any enhance compensation is received due to sorry ड्यू टू इंट्रिम। इंट्रिम का मतलब यहां पे किससे है? टेम्परेरी। कॉम्पनसेशन, ठीक है जी। टेम्परेरी ऑर्डर आएगा ना, कॉम्पनसेशन क्यों आएगा? टेम्परेरी ऑर्डर ऑफ एनी कोड, देन सच कॉम्पनसेशन shall be
taxable in the year in which final order is made. सर सुनो जरा, इंटरिम ऑर्डर पास होता है 2025 से 26 में, एंड अवार्ड कॉम्पनसेशन ऑफ रुपीज 5 लाख जो कि आपको रिसीव होता है 25 से 26 में। इसके बाद क्या होता है बेटा? इस क्या चार्ट है। इसके बाद एक फाइनल ऑर्डर आता है, फाइनल ऑर्डर आता है। ये फाइनल ऑर्डर पास होता है प्रीवियस ईयर 27-28 में, एंड उसमें डिसाइड किया जाता है कॉम्पनसेशन रुपीज 7 लाख रुपए। तो बेटा अब क्या होगा? पहले मेरी बात सुनना, पहले लास्ट वाला नोट पढ़ना इतनी बात समझने के लिए। ये लास्ट वाले नोट को ही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम। बेटा मेरी बात सुनना, देखो लास्ट जो हमने नोट पढ़ा वो क्या था? अगर कोई एनहेंस कॉम्पनसेशन रिसीव होता है, किसकी वजह से रिसीव हो रहा है? कोई टेम्परेरी ऑर्डर आया है, तो कहता है ये कॉम्पनसेशन टैक्सेबल होगा उस साल में जिस साल में फाइनल ऑर्डर आएगा, जिस साल में। अब जरा इस बात को समझो जो मैंने यहां पे आपको बोला कि मान लो इंटरिम टेम्परेरी ऑर्डर आता है, कब आता है? 25-26 में, और हमें कॉम्पनसेशन भी रिसीव हो जाता है 25-26 में ही। कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। लेकिन इसका फाइनल ऑर्डर आता है कब? 27-28 में, जिसमें ये कह रहे हैं कि कॉम्पनसेशन हम देंगे। कितना देंगे? 7 लाख। 5 लाख तो मिल चुका। तो इस केस में क्या होगा? रुपीज 5 लाख जो होगा टैक्सेबल होगा। कब होगा? इन प्रीवियस ईयर 27-28 में। दीदी ये लिखवाया है जिस साल में ऑर्डर आता है उस साल में टैक्सेबल होता है। मैंने ये लिखवाया आपको, जिस साल में आता है उस साल में। पहले वाले तो तभी रिसीव हो गए थे ना। यही बोल रहा हूं मैं ऑलरेडी। रुको जरा, यहां पे पूरा ऐसे लिख देता हूं, ऑलरेडी रिसीव्ड टैक्सेबल कब होगा? इन 27-28। बोलो बात समझ में ही नहीं आई। अब रिमेनिंग जो है, अब रिमेनिंग कितना? रुपीज 2 लाख। मान लेते हैं कि वो जो 2 लाख रुपए है ना वो रिसीव हुआ है कब? रिसीव हुआ है 29-30 में जाके। तो टैक्सेबल कब होगा? इन 29-30। दीदी सुनो, जब हमें 5 लाख रुपए रिसीव हुए तो क्या हमारा टेम्परेरी ऑर्डर था, फाइनल ऑर्डर था? वो जब टेम्परेरी ऑर्डर था तब टैक्सेबल नहीं होगा। रिसीव हो गया, टैक्सेबल नहीं होगा। कब होगा? जब फाइनल ऑर्डर आ जाएगा। फाइनल ऑर्डर आता हमारा 27-28 में, तो 27-28 में जो 5 लाख रुपए मेरे को ऑलरेडी रिसीव हो चुका है सिर्फ उस पर टैक्स लगेगा, और बाकी 2 लाख रुपए जब मेरे को रिसीव हो जाएंगे तब लगेगा। इतना हो जाए तो मेरे को बता दो। पहले 5 लाख को और बाद में वो कहे कि 3 लाख हो जाए तो क्या? मतलब जैसे पहले 5 लाख रिसीव हो गए, फिर फाइनल ऑर्डर में उन्होंने कहा नहीं 3 लाख ही देंगे।
पहले 5 लाख हो गए, फाइनल ऑर्डर में कहा 3 लाख मिलेंगे, तो एक बात बता, कभी भी कम होंगे? बढ़ सकते हैं, कम नहीं होगी। अब तेरे को बोल रहा है वो 5-4 दे रहा हूँ, क्या फायदा उसका? देगा सर लोगों के हित में बात होती है। जैसे मैं तुम्हें एक प्रोविजन बताता हूँ, मान लीजिए आपने क्या किया, दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक एग्जाम दिया और उसमें पेपर भी अच्छा हुआ था, लेकिन पेपर वालों ने आपको फेल कर दिया। आपने उसका रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर दिया, अभी रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया नहीं है। इतने में दिल्ली यूनिवर्सिटी ने एक कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम होते थे, पहले होते थे, अभी नहीं हो रहे हैं, उसका फॉर्म निकाल दिया, आपने वो भी भर दिया कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम का। और भैया क्या हुआ कि कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम का पेपर भी हो गया, लेकिन आपके पास रीवैल्यूएशन का रिजल्ट आया ही नहीं अभी तक। और फिर कॉम्प्लीमेंट्री एग्जाम का जब रिजल्ट आया उसमें हो गए फेल, रीवैल्यूएशन के रिजल्ट में हो पास, तो किस में कंसीडर किया जाएगा? जो स्टूडेंट के हित में हो, जो स्टूडेंट के रिजल्ट हमेशा सिर्फ वो माना जाता है जो स्टूडेंट के हित में हो। बेटा आपने अपनी मार्किंग, आपका पेपर हुआ, आपने पेपर दिया, आपके मान लो 58 मार्क्स हैं, आपको लगता है नहीं जी मेरे तो 70-75 होने चाहिए थे, और आपने रिवैल्यूएशन करा लिया, रिवैल्यूएशन में टोटलिंग हो गई कम, 58 भी नहीं बैठ रहे, 54 बैठ रहे हैं, कर देंगे 54? स्टूडेंट के हित में क्या है? तो 58 ही रहेंगे, वो कम नहीं होते, कम नहीं होंगे, बढ़ेंगे। बोर्ड में भी कम नहीं होते? कब? कहाँ देखा तुमने? बिना हड्डी की जबान को हम घुमा रहे हैं कि ऐसे होते हैं, नहीं होता भाई। ये बात है, नहीं कम नहीं होंगे, बढ़ सकते हैं, बढ़ने का पूरा चांस है। सर ये समझ में आ गया? लिख लिया ये? चलो एक और लिखते जरा। नोट लिखिएगा सर एक, एज पर CBDT। CBDT की फुल फॉर्म क्या होती है? इफ compensation is exempted as per section 96, as per section 96 of fair compensation and transparency in the land acquisition comma rehabilitation रिहेबिलिटेशन होता है, TATIO, एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 such compensation also exempted under Income Tax Act
बेटा एज पर सीबीडीटी अगर कॉम्पनसेशन जो है ना आपका एग्जेम्प्ट है एज पर सेक्शन 96 फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन द लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड सेटलमेंट एक्ट 2013 के हिसाब से, तो वो कॉम्पनसेशन जो भी होगा उसके ऊपर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कैलकुलेट तो होगा लेकिन वो पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा क्या हो जाएगा भाई? देखो ना, गवर्नमेंट तुमसे तुम्हारा जगह ले रही है, गवर्नमेंट तुमसे तुम्हारी जगह ले रही है, उसके बदले में तुम्हें कॉम्पनसेशन दे रही है और फिर कह रही है लाओ भाई तुम्हें कॉम्पनसेशन दिया, इसके ऊपर टैक्स दे दो। ऐसा तो नहीं होगा। तो बेटा ये किसके अंदर आता है, फिर वो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाता है। बात समझ में आई है नहीं है? चलिए जरा सर ये सेक्शन पूरा हो गया हो तो बता दो, लिख लिया ये पूरा, ठीक है। नया वाला पढ़ते हैं। सेक्शन 45 सबसेक्शन 1A डिस्ट्रक्शन या डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट। सर ये पूरी मेरी एक हेडिंग है, डिस्ट्रक्शन या डैमेज ऑफ कैपिटल एसेट। सर इसके अंदर लिखिएगा नॉर्मली डिस्ट्रक्शन is not treated as transfer of capital asset. However, if destruction of capital asset is due to following 4 reasons and insurance claim is received, then it is treated as transfer and capital gain is applicable। अब इसमें डिस्ट्रक्शन वगैरह कौन कौन सी हो सकती है? नेचुरल, क्लाइमेटीज जैसे फ्लड हो गया, सुनामी हो गई, अर्थक्वेक, रॉइड्स, ये टी होता है भाई बाहर। ये होता है नहीं वो ठीक है इस्लामिक हाँ ये ऐसे करनी थी ना, ये भी ऐसे करनी थी। ये नेचुरल कैलेमिटीज भी स्पेल का रहता है।
ठीक है, अभी कर लूंगा। सही क्या होती है? स्टाइल थोड़ी हार्ड सीखती है। क्या नाम है? नहीं, पहले ये देखा। हो गया? सुनिएगा जरा, देखो अगर हमारा कोई एसेट डिस्ट्रक्शन डैमेज के कारण उड़ रहा है तो कहता है नॉर्मली डिस्ट्रक्शन इज नॉट ट्रीटेड एज ट्रांसफर, नॉर्मली हम उसको ट्रांसफर नहीं मानते हैं, ये कैपिटल एसेट जो है ना। हाउएवर इफ डिस्ट्रक्शन जो कैपिटल एसेट होता है ड्यू टू फॉलोइंग 4 रीजन, तो इंश्योरेंस क्लेम जो होता है ना वो ट्रीटेड एज ट्रांसफर माना जाएगा और कैपिटल गेन एप्लीकेबल होगा। अब डिस्ट्रक्शन किस किस कारण से हुआ हो, कोई नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से हुआ हो, या फिर कोई रॉइड्स दंगे हो गए उसके अंदर डिस्ट्रक्शन हुई है, एनिमी अटैक हो गया, या फिर फायर एक्सप्लोजन हो गया। इन 4 में से कोई भी कारण से अगर आपका सामान टूट गया, खराब हो गया, जल गया, खत्म हो गया और इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसा दे रही है तो बेटा उस केस में कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। इन द अबव केसेस एसेट जो है ना ट्रांसफर माना जाएगा इन द ईयर ऑफ डिस्ट्रक्शन, जिस साल जला था उस साल। लेकिन कैपिटल गेन जो टैक्सेबल होगा किस साल में होगा, जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा रिसीव होगा उस साल में होगा। जरा एक एग्जांपल लिखते हैं। एग्जाम्पल लिखना, मिस रूपाली परचेज अ हाउस प्रॉपर्टी ₹5 लाख ऑन, कब 5 लाख रुपए परचेज करें, कब परचेज करें भाई, 5 लाख रुपए का घर खरीदा, कब खरीदा, ऑन 1/11/2025 को, 1/11/2025 को। द हाउस प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय, सस्ता ही लो 50 लाख कर लो, 50 लाख का घर खरीदा, ठीक है नहीं, डिस्ट्रॉय हो गया ड्यू टू, सर किस कारणों से उड़ सकता है उसका घर, ड्यू टू आग। इंश्योरेंस कंपनी क्या कर रही है, क्लेम ₹2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है, 2 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस क्लेम मिल रहा है। सर कब मिल रहा है, वॉज रिसीव्ड ऑन, वॉज रिसीव ऑन, कब, हाँ 16
सितंबर 2027 में मिल गया क्लेम। ठीक है जी। सर यहाँ पे एक तारीख और लिखो, सर यहाँ पे तारीख लिखो। पढ़ाई खत्म हो गया है। ये लो बेटा, अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? अरे मेरे को डाउट आ रहा है, क्या आ रहा है? मतलब इंश्योरेंस में जो हमें पैसा मिलता है वो तो कम ही मिलता है ना, डैमेज और डैमेज इतना मिलता है उससे ज़्यादा थोड़ी मिलता है। 2 करोड़ रुपए ये आ गया, 2 करोड़ रुपए आ गया, माइनस क्या कोई खर्चा हुआ उसका? नील। तो नेट कंसिडरेशन यही माना जाएगा। और उसमें से क्या हो रहा है मेरे भाई? क्या हो रहा है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 50 लाख रुपए। 2 करोड़ में से 50 लाख माइनस कर देंगे तो 1.5 करोड़ रुपए की जो आ रही है ना, वो कैपिटल गेन माना जाएगा। क्या माना जाएगा? अब सर लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है? यहां से यहां का पीरियड देखो, यहां से यहां का पीरियड लॉन्ग टर्म 1 साल से कम है, ज्यादा है? ज़्यादा है। ज़्यादा है, इस वजह से 1 साल से ज़्यादा है। तो लॉन्ग टर्म होगा, ठीक है, वरना शॉर्ट टर्म होगा। आगे समझ में? 1 मिनट। शेयर्स वगैरह में होता है ना, ये तो एसेट है, ये शॉर्ट टर्म होगा भाई। क्या आएगा? शॉर्ट टर्म। 2 साल होता है ना यहाँ पे, तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट हो जाएगा। अब पूछो भाई, तुम्हारा सवाल क्या था? मतलब इंश्योरेंस तो कितना डैमेज है या उतना मिलता है या कम मिलता है? 2 करोड़ कैसे मिल गए बता भाई इंश्योरेंस जो अमाउंट होता है, जितने की उसकी वैल्यू होती है, आप कह रहे हो उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये उसने खरीदा इतने का है, आपको पता है लोन कराते हैं सर्कल रेट पे हो जाता है। सर्कल रेट और मार्केट वैल्यू सेम होती है घर की। उस टाइम मार्केट वैल्यू तो उस हिसाब से मिला है दोनों में। हाँ, है? अब हमने अपने यहाँ का इंश्योरेंस करा रखा है, ठीक है, यहाँ का इंश्योरेंस करा रखा है और हमने सर उसका 8 लाख रुपए का इंश्योरेंस है, 8 से 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस है। यहाँ पे सारे एसेट मिला करके 8 से 10 लाख रुपए के हैं इंश्योरेंस है सर। जब क्लेम लेने जाएंगे प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस हो जाएगा वो, लेकिन अगर सब कुछ ही तबाह हो गया तो कितना मिलेगा? पूरा मिलेगा फिर तो, ठीक है। वो लीगल पेपर वर्क के जो होते हैं ना वो खत्म होते हैं, बाकी सब तो पूरा मिलता है। ये ऐसे मतलब लास्ट है, लास्ट क्या है, मतलब वो जो अभी तक सेक्शन पढ़ाए गए ना आपको सारे, उसकी एक छोटी सी टेबल है, उसको समझ लो तो फिर इतनी बढ़िया कितने समय में आएगी? सर यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं सेक्शन, फिर लिख रहा हूँ केसेस, ईयर ऑफ ट्रांसफर, फिर लिख रहा हूँ ईयर ऑफ टैक्स। भाई सेक्शन 45 सबसेक्शन 2 कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड, कन्वर्जन ऑफ कैपिटल एसेट इनटू स्टॉक इन ट्रेड। तो बेटा ईयर ऑफ ट्रांसफर कब माना जाएगा? जल्दी बताओ, जिस साल में कन्वर्जन हुआ, कन्वर्जन इनटू स्टॉक इन ट्रेड। और सर ईयर ऑफ टैक्स कब माना जाएगा? जिस दिन वो स्टॉक सोल्ड हो गए हैं, ठीक है जी। 45 सबसेक्शन 5 कंपल्सरी
कंपल्सरी एक्वायर्ड करा बाय गवर्नमेंट। तो बेटा ये कब होगा? जब कंपल्सरी एक्वायर हुआ तब, और जब कब माना जाएगा? जब कॉम्पनसेशन रिसीव्ड होगा। ऐसे ही 45(1)(a डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट, डिस्ट्रक्शन ऑफ कैपिटल एसेट। तो सर जिस साल में क्या हुआ? डिस्ट्रक्शन हुआ, और ये कब माना जाएगा? इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड जिस साल हुआ। सर ये हो गया हो तो बता दो। और आज इतना बहुत है। कल हम सर कुछ 50 वाली सीरीज शुरू करेंगे, स्पेशल केसेस।